Hello, my dear students. Welcome to all of you in your YouTube classes. I'm Himanshu Mishra, your physics teacher, and we are discussing the first unit of physics, which is electric field and charges. In this video, we are going to discuss the Coulomb's law. In previous videos, we have discussed the properties of the charge and different type of charges and its unit and what type of quantity it is. Okay. Now we have seen that positive charges repel positive charges and positive charges attract negative charges. That means opposite charges attract each other and similar charges repel each other. But what quantities of the repulsion or attractions are between them? वो कितने से strongly attract करेंगे या repel करेंगे ये हमें नहीं पता. We have only idea about the force of attraction and repulsion. No idea about the amount of the force acting between them. Then the Coulomb's came and gives a very tremendous law, which is Coulomb's law. By using this, we can calculate the force acting between any two charges placed at some finite distance. आई थिंक मेरी पॉइंट आपको समझ में आ रही है कि हमें प्रीवियस आइडियाज से ये नहीं पता था कि चार्जेस के बीच में कितना फोर्स काम करेगा, कम करेगा, ज़्यादा करेगा, एंड व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट देम, कौन से फैक्टर उनको अफेक्ट करेंगे, ये हमें नहीं पता था. बट हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगी, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगी. बट उनके बीच में अमाउंट ऑफ फोर्स कितना होगा, कितने स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करेंगे, कितने वीकली वो दूसरे को ले जाएंगी, ये कोई भी आइडिया नहीं था. तो ये किसने बताया? ये कुलम्स ने बताया. और यही जो उन्होंने अपने क्या किए लॉ डेवलप किया, उसी का नाम कुलम्स लॉ जाना जाता है. तो कुलम्स लॉ की शुरुआत होती है तो कुलम्स लॉ क्या देते हैं? कुलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रोवाइड कराते हैं. चार्जेस के बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस हो और उनकी कुछ फाइनाइट अमाउंट हो, तो हम क्या कर सकते हैं? कुलम्स लॉ का यूज करके उनके बीच में फोर्स निकाल सकते हैं. कुलम्स लॉ गिव्स द electrostatic force acting between two charges placed at some distance. Okay, तो दो चार्जेस के बीच में कुछ अगर डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कम या ज़्यादा उसी बात नहीं है, फिलहाल अभी डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब दो चार्जेस इन स्टैटिक कंडीशन, दोनों चार्जेस को हमने रोक के रखा है और उनके बीच में हमने क्या किया? फोर्स कैलकुलेट कर लिया. तो ये कुलम्स लॉ के बारे में. बट व्हाट इज द कुलम्स लॉ? नाउ वी आर गोइंग टू राइट. हम अब लिखने जा रहे हैं कि कुलम्स लॉ क्या है. ये तो कुलम्स लॉ क्या है ये बता रहा है. कुलम्स लॉ क्या करता है ये बताता है. कुलम्स लॉ क्या है ये हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं. तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी है मान लीजिए R, तो उनके बीच का फोर्स जो होगा पहला इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, यानी चार्जेस का प्रोडक्ट करिए. दैट मीन्स यहां पर आप Q1 Q2 करिए तो Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा. अब प्रोडक्ट कैसे ज्यादा होगा बेटे? इफ द क्वांटिटीज ऑफ द चार्जेस आर इंक्रीजिंग, अगर चार्जेस की वैल्यूज क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है, तो उनके बीच का फोर्स भी क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होता जाएगा. दूसरा फैक्टर कौन सा है? दूसरा फैक्टर ये है इनके बीच की डिस्टेंस, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट स्क्वायर पर, यानी 1/r² के यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की बात है, या f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². तो ये दोनों स्टेटमेंट्स या ये दोनों लॉज ही आपकी कुलम्स लॉ बोली जाती हैं. तो इसको जरा लैंग्वेज में लिखा जाए. अकॉर्डिंग टू, इस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू
Coulomb's law, the electrostatic force acting between any two charges is directly proportional to the product of amount of charges and inversely proportional to the square of the distance. ओके, इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए। बड़ा फंडामेंटल लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम जब ये पढ़ लेंगे तो इसके फिजिकली मतलब को बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों कोई चीज़ पढ़ी जाती है, उसके अकाउंट में हम कूलम्स लॉ क्यों पढ़ते हैं, मतलब कोई फिजिक्स में कोई चीज़ हम क्यों पढ़ते हैं और उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या यूज़ है हमारे डेली लाइफ में, ये मैं आपके सारे टॉपिक का क्लियर करूँगा। और जब अभी कूलम्स लॉ हो जाएगा तो हम कूलम्स लॉ को भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्या बात थी कि फोर्स इज, ये फिगर जरूर बनाइएगा अपने कॉपी में, और इस फिगर को पहले बना के यहाँ फिर लिखिएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये अब दोनों को कंबाइंड, मतलब दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को देखते हैं ऑन कंबाइंड इक्वेशन 1 and 2। तो दोनों को जब कंबाइन करते हैं देन वी सी दैट F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो ये प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाने के लिए एज यूजुअल एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किस प्रोपोर्शन में फोर्स बढ़ेगा या जो भी है घटेगा, वो प्रोपोर्शन क्या होगा। प्रोपोर्शन आपको शायद आइडिया लग रहा हो कि मान लीजिए एक आदमी है, उसको मीठी शरबत पसंद है और किसी को थोड़ी सी फीकी शरबत पसंद है, तो दोनों के रेशियो में फ़र्क है। वो एक गिलास में 4 चम्मच चीनी मिलाता है और दूसरा एक गिलास में 2 चम्मच चीनी मिलाता है। सपोज कि वो दोनों दो गिलास पीना चाहते हैं, तो एक क्या करेगा, जिसको 4 चम्मच पसंद है वो अपने प्रोपोर्शन में 8 चम्मच मिलाएगा और दूसरा 4 चम्मच मिलाएगा। तो जैसे क्वांटिटी इंक्रीज करेंगी वैसे ही यहाँ पे फोर्स भी इंक्रीज करेगा। तो प्रोपोर्शन क्या होगा, जैसे एक आदमी एक गिलास के पीछे 2 चम्मच का इंक्रीज कर रहा है और एक 4 का, तो ये उनकी प्रोपोर्शन है। वैसे ही अगर हम चार्जेस की वैल्यू को इंक्रीज करें और डिस्टेंस घटाए बढ़ाए तो फोर्सेस घटे या बढ़ेंगी, तो वो किस प्रोपोर्शन में, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, किस प्रोपोर्शन में करेंगी वही क्या बताएगा, ये कांस्टेंट जो हम रिप्लेस करके लगाएंगे। तो हम एज यूजुअल क्या करते हैं, लगा तो देते हैं, टीचर्स बता देते हैं, बट हम केयरफुली ध्यान नहीं देते। एफ एक क्या करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के क्या है बच्चे, यहाँ पे आपकी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। तो लिखिएगा वेयर के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के क्या बोला जाता है हमारा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। चलिए अब बेटे अगर मेजरमेंट अलग अलग यूनिट सिस्टम है हमारे पास, तो चार्ज की मेजरमेंट और ये जो भी राइट साइड में मेजरमेंट है Q, Q2, R स्क्वायर, F, तो इन सब की मेजरमेंट अगर हम SI यूनिट में करें, इन SI यूनिट, इफ इन SI यूनिट Q1 को अगर हम कूलम्स में मेजर करें, Q1 Q2 को,
चार्ज की यूनिट भाई एसआई यूनिट कूलम होती है, बताया जा चुका आपको। आर को मीटर में, एफ को न्यूटन में। देन के की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/4πε0। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बेटे, कहीं से डिराइव नहीं किया गया, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू है, कूलम्स ने इसे ऑब्जर्व किया और अपने से लॉ में दिया। ठीक है, तो अगर हम मेजरमेंट एसआई यूनिट में करते हैं, दैट मीन्स क्यू को कूलम में लेते हैं, Q1 Q2 कूलम को कूलम्स में मेजर करते हैं, आर डिस्टेंस को मीटर में, फोर्स को न्यूटन में, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ के इन इज 1/4πε0। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0। और जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, फोर्स की एसआई यूनिट वैल्यू मिल जाएगी। सो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, वेयर 1/4πε0 की जो बेटे वैल्यू होती है वो आपकी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हम निकाल सकते हैं कि के की वैल्यू, भाई के की यूनिट क्या होगी, आप कैसे निकाल सकते हो, के ही प्लेस में तो 1/4πε0 रखा गया है, तो के की वैल्यू, के की यूनिट क्या होगी, आर स्क्वायर को यहाँ भेज दो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप देखिए आर स्क्वायर यहाँ आएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्जेस को आप इसके नीचे लोगे तो चार्जेस का एक का भी कूलम होगा यूनिट, दूसरे का भी कूलम हो जाएगा तो कूलम स्क्वायर, तो यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बन जाएगी। अब बात करते हैं ये जो सिंबल है भाई 4π को तो हम जानते हैं, ये नया सिंबल जो आ रहा है उसकी बात करते हैं। ठीक है, वेयर नया सिंबल जो है ऐसे बनता है, ध्यान से ऐसे बनाना है, ε0 पढ़ते हैं इसको बेटे, क्या पढ़ते हैं, ε0। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। व्हाट इज द परमिटिविटी, आप बेटे इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि आपने जो किया है उससे ज़्यादा रिलेट अच्छा हो पाता है, कि आप दो मैग्नेट को डायरेक्ट ले आते हो तो देखते हो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है, फिर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट अपने चाइल्डहुड में किए होंगे कि एक लकड़ी का टुकड़ा उसके बीच में डालते हैं, एक पेपर का टुकड़ा डालते हैं, तब भी देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन क्या पहले के मुकाबले फोर्स डिफर है कि नहीं है, आप सोचिए, है ना, बिल्कुल है। तो जब अगर फोर्स डिफर है तो वो जो मीडियम का अफेक्ट है, मीडियम जो अफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है अपना फोर्सेस पर, दो मैग्नेट के बीच में जो लग रहा है, उसको मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे मैग्नेटिक की तो परमिएबिलिटी बोलते हैं। लेकिन अगर यही काम हम चार्जेस के साथ करते हैं, यानी दो चार्जेस को डायरेक्ट ले आते हैं, फिर हम किसी मीडियम के पास में ले आते हैं, तो जो मीडियम का प्रभाव होगा, जो मीडियम अपना काम करेगा, फोर्सेस को घटाएगा या बढ़ाएगा, उसको हम बेटे परमिटिविटी बोलते हैं, कि कितना वो फोर्सेस को परमिट करता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो एप्सिलॉन इट इज कॉल्ड परमिटिविटी, क्या बोलते हैं भाई इसको, परमिटिविटी बोलते हैं ऑफ फ्री स्पेस। यानी हमने चार्जेस को कहां रखा है, स्पेस में, फ्री स्पेस में रखा, जहां कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स सरफेस के बाहर, अर्थ के सरफेस के बाहर, या हमने एक चैम्बर क्रिएट किया जहां फ्री स्पेस जैसा माहौल है। नॉट अगर नहीं लगा है बेटे, जैसे मैंने यहां पे सिर्फ एप्सिलॉन लिख दिया, तो ये किसी मीडियम के लिए बात कर रहे हैं। अगर मैंने नॉट लगा दिया तो वो किसी फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, और नॉट अगर नहीं लगा है, सिर्फ एप्सिलॉन लगा है, देन इट रिप्रेजेंट्स द फोर्स इट रिप्रेजेंट्स सम मीडियम, किसी मीडियम को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तब हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोलेंगे। चलिए, इसकी वैल्यू क्या होती है, फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है बेटे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये आपकी -12 आती है, और यूनिट आती है आपकी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तो ये तो बात एसआई यूनिट की रही, यानी हमने जो फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसको एसआई यूनिट में हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा। लेकिन अगर मैं किसी और यूनिट सिस्टम जैसे सीजीएस यूनिट सिस्टम में बात करूं तो क्या होगा, देखिए फॉर सीजीएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम के लिए बेटे के की वैल्यू आती है 1, तो आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कितनी है 1 है, प्रोपोर्शन कितना है बेटे यहाँ पे 1 है। तो अगर किसी आपको एंट्रेंस एग्जाम में या कहीं पे F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा है तो आप उसको गलत नहीं मानिएगा। अगर वो कह रहा है कि सीजीएस यूनिट में इसकी वैल्यू इतनी है देन आपकी क्या है वैल्यू करेक्ट है, क्योंकि के की वैल्यू सीजीएस में 1 आती है, 1 इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना आता है 1 आता है। तो सीजीएस यूनिट में ये कूलम्स लॉ का फॉर्म ये हो जाएगा। चलिए अब कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं यहाँ पे। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, मान लीजिए यहाँ पे पहला पॉइंट बनाइए, इफ चार्जेस आर सिमिलर, इफ द चार्जेस आर सिमिलर है, दैट मीन्स या तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है, मतलब दो चार्जेस मैंने रखे हैं Q1 Q2 तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तब आपकी वैल्यू बताओ बेटे Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या होगा, Q1 Q2 का मल्टीप्लाई क्या होगा। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव नेगेटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे केस में Q1 Q2 का प्रोडक्ट आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, आएगा कि नहीं। पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा, 1 2 3 4 5 ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 से ज्यादा है कि नहीं है। तो हमें तो नहीं पता नंबर कैसा आएगा, क्योंकि हम Q1 Q2 की वैल्यू तो ले नहीं रहे हैं, हम सिर्फ साइन ले रहे हैं, उसकी वैल्यू उसमें मतलब उसकी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ये वैल्यूज ले रहे हैं। तो हम मान रहे हैं कि 0 से ज्यादा आएगा, आएगा भी। तो फोर्सेस कैसे होंगे, चूंकि लाइक चार्जेस हैं बेटे, देख सकते हैं आप, तो फोर्सेस तो रिपल्सन होगा, ठीक है। तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, यानी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी ग्रेटर देन 0 आएगी। क्या आएगी ग्रेटर देन 0 आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, अभी लिखा था आर स्क्वायर आपकी डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव होनी ही है, और Q1 Q2 को हमने इस तरीके से लिया ही है कि वो पॉजिटिव देगा। तो ओवरऑल यहाँ पे फोर्स क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव फोर्स आता है तो क्या शो करता है रिपल्शन को, इट शोज रिपल्शन, ठीक है। तो रिपल्शन को शो करता है, जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं इस चीज को। अब दूसरा पॉइंट, चार्जेस को हम लोग क्या ले रहे हैं अनलाइक चार्जेस ले रहे हैं। चार्जेस क्या है भाई अपोजिट है, दैट मीन्स एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, जैसे इस तरीके का कॉम्बिनेशन या इस तरीके का। अब बताइए बेटे कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या होगा, अगर मैंने ये पॉजिटिव नेगेटिव को कॉम्बिनेशन लिया दैट मीन्स Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी कि नहीं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 0 होगी कि नहीं। इसी तरीके से आप निगेटिव पॉजिटिव ले लीजिए, दैट मीन्स Q1 को नेगेटिव Q2 को पॉजिटिव, या Q2 को पॉजिटिव Q1 को पॉजिटिव Q2 को नेगेटिव, या Q1 को नेगेटिव या Q2 को पॉजिटिव, अपोजिट, तो हमेशा मल्टीप्लाई लेस देन 0 आएगा। ऐसे में आपका कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा भाई, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव वैल्यू देगी, अभी लिखा था आर आपकी डिस्टेंस है ये भी पॉजिटिव होगी, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी Q1 Q2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा नेगेटिव आएगा, और फोर्स आपका नेगेटिव आएगा, फोर्स यहाँ पे बेटे आपका नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव फोर्स किसको शो करता है, अट्रैक्शन को शो करता है, इट शोज ओके बच्चों,
इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में जब मिलेंगे हम लोग तो ग्राफ वगैरह की चर्चा करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोर्ड्स एग्जाम एज वेल एज योर एंट्रेंस एग्जाम विच यू आर गोइंग टू डू गिव इन नेक्स्ट ईयर, जिसे आप अगले साल देने वाले हैं। तो उसके लिए आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखें, मतलब डिस्टर्ब मिस ना करें। आप भले पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बढ़िया मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगा आपके स्कूल स्तर पे भी। ओके, आज के लिए इतना ही। आप सुरक्षित रहिए, कोविड-19 से बचे रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।